मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करें। तो मेरे भाई, आज मैं आपके लिए लेकर जो हूँ चैप्टर 5 क्लास 10th मैथ इंट्रोडक्शन परिचय। तो मेरे भाइयों, चैप्टर 5 में दिया है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद में प्रथम पद को छोड़कर उससे पहले पद में एक निश्चित संख्या को डी को जोड़कर प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। और इसमें डी को एक निश्चित संख्या डी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी का सार्वंतर, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्वांतर ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो आइए कुछ समांतर श्रेणी के हम उदाहरण दें। तो समांतर श्रेणी के उदाहरण क्या हैं? आप मकान में अंदर आपके जीने होंगे, तो वो जीने समान समान होंगे, तो उनमें अंतर क्या होगा? अंतर होगा, जो अंतर होगा वो होता है सार्वंतर, ठीक है। और जो समान होंगे वो अंतर समान होगा, उसे कहते हैं मतलब समांतर श्रेणी। अब और भी उदाहरण ले लो, और भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सीढ़ी है अपनी, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी भी समांतर श्रेणी है। अब और मान के चलो तो और भी कुछ लेते हैं समांतर श्रेणी के लिए, और भी कुछ ऐसे देखो। जैसे कूलर है, कूलर के आगे वो सामने वो गोल गोल से वो पंखड़ी सी लगी रहती है ना, ऐसे इस टाइप में, इस टाइप में, ये भी समांतर श्रेणी का उदाहरण है। मतलब समांतर श्रेणी में होता है ये है कि अंतर या जोड़ या कोई भी शून्य, कोई भी समान होता है, मतलब जिसमें सार्वंतर समान हो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो आइए हम स्टार्टिंग करें। अब क्या करते हैं हम? फॉर्मूला थोड़ा और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो। सरता है, कोई लड़की है, वो क्या है 8,000 उसने फॉर्म भरा और उसकी नौकरी लग गई 8,000 के बेसिक वेतन एक महीने का, ठीक है। एक साल का 8,000 मिला। अब कह रहा है कि उसे प्रत्येक वर्ष बाद, मतलब एक साल में 8,000 मिला, दूसरी साल में प्रत्येक साल में 500 की वृद्धि हो रही है। तो पहले 8,000 मिले, फिर 8500, फिर 9,000, फिर 9500। तो ये क्या बन गई? एक श्रृंखला बन गई। अब इसमें किसका अंतर है? 500 का अंतर है, तो 500 का अंतर है, तो ये है सार्वंतर। और इसमें जो अंतर आ रहा है, समान आ रहा है, तो हमारा क्या है? समान अंतर आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। अब आइए हम फॉर्मूलों के जरिए, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उनके जरिए हम समांतर श्रेणी को समझने का प्रयास करें। तो पहले आती है कि समांतर श्रेणी में ऐसे मान के चलो कि ये क्या है? समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी क्या होती है? तो समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखो पहले, ठीक है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त प्रथम पद के अतिरिक्त। अब ऐसे समांतर श्रेणी ये है ना, 2 4 6 8। अब इसमें प्रथम पद क्या ये है, ठीक है। इसको प्रथम पद बोलते हैं। संख्याओं की सूची को पद बोलते हैं। संख्याओं की संख्या होती है इसमें, इसको पद बोलते हैं, इनको संख्याओं को, ठीक है। और इसमें प्रथम पद के अतिरिक्त अपने पद के पिछले पद में एक निश्चित संख्या d को जोड़कर प्राप्त करते हैं, जिसमें
डी सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर डी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ। अब क्या कह रहा है, अब इसको ये परिभाषा लिखी है, इसे मैं उदाहरण सहित समझाऊं। देखो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब ये दी है हमको, क्या दी है, कोई सूची दी है। अब इसमें हमें इसमें क्या याद करना है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या है, अब देखो इसके लिए हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी या नहीं। तो हम करते हैं, ये प्रथम पद है, इसको प्रथम पद मानते हैं, ये a इक्वल टू 2 प्रथम पद। और सार्वंतर d कैसे निकालते हैं, इसको सेकंड में से फर्स्ट पद को घटाते हैं, 4 - 2 2। तो ये सार्वंतर निकाल लिया हमने d। अब ये d निकाल लिया। अब इसको समांतर श्रेणी हम कैसे देखेंगे कि है या नहीं। तो क्या करते हैं, a1 इनको a2 a3 ऐसे मानते हैं, तो घटाते हैं और संख्या सेम आनी चाहिए पदों की घटाने पर। पहले पद में से दूसरा पद, दूसरे में तीसरा, तो इनमें से दो पदों में से दो पदों का अंतर है ना, दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, तब समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, तो a2 इसको a2, तो a2 - a1, तो 4 - 2 2, a3 - a2 6 - 4 2, a4 - a3 8 - 6 2। हमेशा ये सेकंड वाला ही पद लेते हैं, चाहे ये छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, तो ये 2 2 मतलब ये बीचों का अंतर, दोनों पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है, मतलब ये समांतर श्रेणी। यही परिभाषा लिखी थी कि प्रथम पद के अतिरिक्त आने वाले पद में जो संख्या जोड़ते हैं, देखो प्रथम पद ये इसका प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद में ये पिछला पद ये, तो इसमें 2 जोड़ रहे हैं, इसमें 2 जोड़ रहे हैं, या डी संख्या निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं। तो ये हमने प्रूव कर लिया। सार्वंतर डी क्या होता है, सार्वंतर डी ये होता है, इसका इसमें से घटाते हैं ये। ठीक है, अब सार्वंतर इसका इसमें से घटाओ, इसका इसमें से घटाओ, कोई भी घटाओ पद में से वही आएगा। तो हम इसमें से पहले से ही हमें इसमें से इसको सेकंड में से फर्स्ट वाले को घटा लिया, तभी हमें प्राप्त हो जाता है, ज्यादा हमें जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये सार्वंतर हो गया। अब क्या है, इतना आपको समझ में आ गया। और सार्वंतर ऋणात्मक धनात्मक हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या हो, अब आता है कि जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी ये क्या है, परिमित भी होती है। परिमित समांतर श्रेणी क्या होती है, ये समांतर श्रेणी परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी ये होती है जिसमें अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। अब अंतिम पद कैसे, अब सर कैसे, ऐसे देखो 2 4 6 8 डॉट 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 यहाँ पे 10, तो ये अंतिम पद है। तो अब ये अंतिम पद है, तो ये परिमित समांतर श्रेणी बोलते हैं। दो कंडीशन होती है, परिमित और अपरिमित। तो अपरिमित क्या होती है, अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होती है, अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होती है, इसमें अंतिम पद नहीं होता, अंतिम पद नहीं होता है। जिसमें अंतिम पद नहीं होता है, तो कैसे होती है, 2 4 6 8 डॉट 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 10, सॉरी 10 नहीं, अंतिम पद नहीं होगा। ठीक है, ये परिमित होती है। इंग्लिश में इसे फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो मेरे भाइयों ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे की ओर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा क्या, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी जिसमें ए प्रथम पद और सार्वंतर डी हो, उसका क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या होता है व्यापक रूप समांतर श्रेणी का, तो लिखो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इसको एपी भी बोलते हैं। ठीक है, एपी समांतर श्रेणी एपी में जहां
प्रथम पद होता है, पहले वाली संख्या होती है ना उसको प्रथम पद ए बोलते हैं इसको, तथा सार्वांतर को डी से रिप्रेजेंट, सार्वांतर डी हो तो व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, मतलब कितने भी आगे पद आ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बता दी तो इसका यूज भी बता देता हूँ कैसे। अब ऐसे मान के चलो ये प्रथम पद क्या है, a 10 दिया है और d क्या सार्वांतर बोलते हैं इसको, a 10 दिया है। अब हमसे कहा जाए कि अब इसके समांतर श्रेणी के प्रथम 4 या 5 या 6 पद ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इनकी जगह ये रख देंगे, तो ये इसको पहले पद को a1 से रिप्रेजेंट करते हैं। a1 इक्वल टू क्या है? a, तो a का मान क्या आ गया? 10, तो ये पहला पद ज्ञात हो गया। a2 तो a प्लस डी, मतलब 10 प्लस 10 ये 20 दूसरा पद। अब ये तीसरा पद क्या है? a प्लस 3d, मतलब a का 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये कितना हो जाए, सॉरी a प्लस 2d है, a प्लस 2d आएगा, a3 का ये a3 इक्वल टू इतना, तो a3 का a प्लस 2d मतलब 10 प्लस 20, वो सॉरी 10 दूनी 20, ये 30 आ गया। ठीक है, और चौथा क्या है? a4, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद का आता है नहीं, तो चार पद ज्ञात करना, तो a4 a प्लस 3d, तो क्या है? a का मान 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये जाएगा 10 प्लस 10 या 30 40, क्योंकि बोर्ड मास के तरीके से पहले गुणा करते हैं इसलिए पहले गुणा किया है हमने। ठीक है, तो अब इसके क्या चार पद कौन कौन से आ गए? 10 20 30 40, ये चार पद ही हमें ज्ञात करने थे, ये समांतर श्रेणी के चार पद आ गए। ठीक है, अब ऐसे मैं कहना चाहूंगी कि आप बताओ कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ये प्रूफ करो ये समांतर श्रेणी या नहीं। तो समांतर श्रेणी के प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे? हम a1 a2 a3 मतलब इसमें से सार्वांतर दो पदों के बीच का अंतर सेम करेंगे, मतलब जितने पद दिए उसमें दो पदों के बीच का अंतर सेम रहेगा, तो ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ऐसे अगर पूछ ले समांतर श्रेणी ज्ञात करो, तो ये भी मैं बता देता हूँ कैसे, कि इसको a1 a2 मान दिया, तो a2 माइनस a1 तो कितना आया? 20 माइनस 10 मतलब 10 आ रहा है। अब क्या है दूसरा, क्या है? a3 माइनस a2 मतलब 30 माइनस 20 कितना आ रहा है? 10। अब a4 माइनस a3 मतलब 40 माइनस 30 मतलब 10। तो हमें पता चलेगा कि मैंने बताया था दो पदों के बीच का अंतर सेम रहे सब पदों में, तो 10 10 आ रहा है, मतलब सार्वांतर भी कितना आएगा? सार्वांतर निकालेंगे तो सार्वांतर d इक्वल टू 20 माइनस 10, तो ये भी 10, मतलब सार्वांतर 10 आ रहा है हमारा, और ये तो हमें दिया ही है समांतर श्रेणी, और ये हमें पता चलेगा कि 10 10 आ रहे तो ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला की क्यों करते हैं हम? ऐसे पद निकालते हैं तब कि आगे के पद निकालो इसलिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट आता है अपना, ये तो व्यापक रूप हो गया। अब तीसरा पॉइंट आता है, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। दूसरे पॉइंट को हम इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको कैसे? कि a1 इक्वल टू a, तो अब a2 को हम a प्लस डी को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस 1 सॉरी a2 माइनस 1d, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता ऐसे? क्योंकि देखो दो में से एक जाएगा तो एक, तो दो में से एक जाएगा एक, तो एक गुणा डी, मतलब ये कितना आया? a प्लस सॉरी यहाँ पे सॉरी a प्लस 2 माइनस 1d, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो a प्लस 1 जाएगा, तो अब एक का गुणा डी में करेंगे तो a प्लस डी आ जाएगा, मतलब यही आ गया। तो हमें इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये तरीका क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि बताओ कि ऐसी सूची बताओ जिसमें पांचवा पद
पांचवा पद 9 तथा छठवा पद 8 है। अब इसमें कैसे निकालोगे, तो पांचवा पद मतलब A5 = 9 ऐसे दिया है और A6 = 8। तो अब इसमें फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 4D मतलब A + 5 - 1D ऐसे, ठीक है। इसको कहने का मतलब है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ही A + 2D को भी लिख सकते हो, ऐसे A + 2D को किससे रिप्रेजेंट करें, A3 से। तो A3 क्या है, A + 2D को, तो A + 2D इसको कैसे लिख सकते हैं, A + 3 - 1D, ठीक है। और चौथा पद, ऐसे चौथे पद को कैसे लिख सकते हैं, A + 3D है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, A + 4 - 1D, तो 4 - 1D ऐसे और भी कितने ही पद, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है कि समांतर श्रेणी अगर ऐसे दी हो 2 4 6 8 फिर दिया हो 12वां पद ज्ञात करो, 12वां पद ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए सूत्र होता है, मैं तो उदाहरण से समझा रहा हूं। सूत्र होता है nवां पद समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी मतलब इसे ऐसे लिख लिया करो AP से, AP का nवां पद, ये फॉर्मूला होता है। n क्या है, ये 12वां पद मतलब ये n है, ठीक है। और ये अंतिम पद है, तो कैसी श्रेणी है, परिमित श्रेणी। तो nवां पद क्या होता है, सूत्र an = A + n - 1D, n - 1D ये सूत्र होता है, ठीक है इसका, an = A + n - 1D। अब इसे सूत्र में रख के इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे इसमें मतलब इंट्रोडक्शन में ही आपको अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। तो an, तो यहाँ पर क्या क्या चाहिए, n चाहिए, तो n a क्या है, a चाहिए, तो a क्या है, यहाँ पर a मैंने बताया था हमेशा पहली संख्या होती है उसको प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद को a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a = 2 और d क्या, समांतर कैसे निकालते हैं, सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाना। तो d = क्या हो जाएगा, A2 - A1 मतलब 4 - 2। तो d का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब d आ गया, a आ गया, n चाहिए, तो n क्या है, हमें दिया है 12वां पद, तो n 12। अब इसको फॉर्मूले को, इन वैल्यू को इन फॉर्मूले में रख दो। तो an, तो हमें क्या चाहिए, 12वां पद ज्ञात करना है। तो an = A + n - 1D, A + n - 1D। तो यहां से करेंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, इधर ले लेते हैं क्योंकि क्या है, इधर क्या है, अब क्या है, ये हमने n का मान निकाल लिया, ठीक है, n का मान दिया है, d का मान निकालिए, a का। तो अब क्या है, सूत्र क्या होता है इसका, nवां पद ज्ञात करना है 12वां, तो an = A + n - 1D। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, n की वैल्यू कितनी है, 12, तो A12 = a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 12 - 1 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है, 2। तो अब यहाँ से 12 पद ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा, 2 + 12 में से 1 गुणा 2, 12 में से 11, तो 812 = 2 + 11 बोर्ड मास से करेंगे तो गुणा करेंगे पहले, तो 2 11 दूनी 22, तो 812 = 24 मतलब 12वां पद इसका कितना है, 24 होगा 12वां पद, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब चौथा, अब 12वें पे जाएंगे तो 12वां होगा अपना 24, ठीक है। अब ये हमने निकाली, तो मैंने बता दिया इसका सूत्र क्या है, हम nवां पद ज्ञात करते हैं तो ये सूत्र लगाया जाता है, ठीक है। an = A + n - 1D। इसे हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, A12 = ये किसका होता, ये ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, देखो A + 3D मैंने बताया था, A + 3D को क्या लिख सकते हैं, A + 3D को लिख सकते हैं A + 4 - 1D, 4 - 1D, ठीक है। तो ये सूत्र होता है, ऐसे अगर क्वेश्चन दिया हो 2 4 6 12वां पद ज्ञात करो, तो ऐसे ज्ञात करते हैं इस सूत्र के द्वारा। तो ये मैंने सूत्र रख के आपको उदाहरण देके समझा भी दिया, ठीक है। दिया चौथा पॉइंट दिया है, यदि किसी AP के
प्रथम n पदों का योग यदि किसी एपी मतलब एपी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है। n पदों का योग s से रिप्रेजेंट करते हैं इसे योग को। तो s n इक्वल टू क्या होता है। s n इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d ये होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है जब प्रथम n पदों का योग। अब इसे हम क्या मतलब क्वेश्चन देखिए हम समझ आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन दिया 2, 4, 6, 8 फिर डॉट 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 12 प्रथम 12 पदों का योग। प्रथम 12 पदों का 12 पदों का योग 12 पदों का योग ये क्वेश्चन दिया है। तो पदों का योग के लिए ये सूत्र होता है n पदों का। तो सूत्र लगाएंगे तो यहाँ से क्या चाहिए हमें। सूत्र क्या होता है एस एन इक्वल टू तो n चाहिए a चाहिए तो a क्या होता है प्रथम पद पहली। तो प्रथम पद क्या है 2। d चाहिए तो d क्या होता है सार्वधातुक सेकंड में से फर्स्ट। तो 4 माइनस 2 तो d आ गया 2। ठीक है, अब क्या चाहिए n क्या होगा n कितना दिया है 12। तो n 12 दिया 12 पदों का 12। तो अब सूत्र लगाएंगे हम तो एस एन तो n की वैल्यू कितनी दी है एस n की वैल्यू 12। अब क्या करेंगे इक्वल टू n का मान क्या है 12 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 12 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो 2 छंग 12 तो ये 6 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4 प्लस ये आ जाएगा 11 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 6 4 प्लस 22 ये कितना हो जाएगा 6 22 और 4 कितना हो जाएगा 26 26 छंके 216 26 छंके कितना होता है 36 की आंसू दी 15 26 छंके 36 की आंसू दी 15 मतलब 156। तो इसके 12 पदों का योग कितना आ जाएगा 156 एस इक्वल टू। तो ऐसे ज्ञात करते हैं ऐसे पदों का योग दिया हो तो ऐसे हम ज्ञात करते हैं। ये सूत्र होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या होता है। पांचवा पॉइंट है यदि किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी एपी में केवल n पद हो। अब अगर किसी एपी में केवल n पद हो तब अंतिम पद an l के बराबर होगा। l के बराबर होगा। अंतिम पद an क्या होगा l के बराबर होगा जब केवल n पद हो तो an। ठीक है, तो क्या सूत्र बनेगा हमारा सूत्र होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस l ये सूत्र होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए ये सूत्र होता है यदि किसी एपी में केवल n पद दिया हो अंतिम पद an l के बराबर तब सूत्र होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस l। तो इसे उदाहरण के जरिए समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन दिया है प्रथम क्वेश्चन फर्स्ट दिया प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग 1000 धन पूर्णांकों का योग ये दिया। ठीक है, 1000 धन पूर्णांक 1000 धन पूर्णांक ये क्वेश्चन दिया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें n केवल n पद ही तो दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे ये फॉर्मूला लगेगा। तो क्या करेंगे मान लेंगे कि माना कि पहले पूर्णांक तो निकालेंगे वो सूची तो बनाएंगे समझ माना कि
एस मान लेते हैं, एस इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 1000, क्योंकि ये n वापस 1000 ही तो आएगा। अरे यहाँ पे 1000 नहीं तो n कहाँ से, n तो यही होता है अंतिम पद कह रहा है, अंतिम पद l के बराबर होगा। तो यहाँ से n क्या है, l के बराबर होगा अंतिम पद है, तो l इक्वल टू क्या, 1000, ठीक है। a इक्वल टू प्रथम पद 1। तो अब हम इस फॉर्मूले को रखेंगे, तो इधर आया उधर रखेंगे, तो एस एन इक्वल टू n/2 a + l। तो यहाँ से फॉर्मूला कहें एस 1000 इक्वल टू n का मतलब 1000/2, n का मतलब 1000/2, a का मतलब 1, तो 1 प्लस एक एल का मतलब एन का मतलब एल है, तो 1000 यहाँ पे, ठीक है। ये इसका मतलब एल है, तो यहाँ पे एल होगा, ठीक है। ए एन एल के बराबर होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 500, 1 प्लस 1000 मतलब 1001। देखो n क्या है, n l के बराबर है, तो n l के बराबर है, तो n की वैल्यू कोई आएगी, l की आएगी, तो 1000, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो 500 गुणा 1001 करेंगे, तो 500 गुणा 1001, तो इसका गुणा करेंगे 1001 गुणा 500, तो यहाँ से करेंगे तो क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 0, 5 से 5 कम 5 0 0, 5 कम 5, तो आ जाएगा 5 0 0 5, ये आ जाएगा 5 कम 5 0 0 5 तो 0, 500 500। अब क्या है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक कितने हो जाएंगे, 500 500, ठीक है। प्रथम 1000 धन पूर्णांक कितने हो जाएंगे, 500 500। तो मेरे भाइयों ये मैंने उदाहरण के साथ आपको समझा दिया। ये अगर केवल n पद दिया हो तो अंतिम पद n क्या है, l के बराबर हो जाता है, जो n होता है वो l हो जाता के बराबर मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो सूत्र होता है Sn इक्वल टू n/2 a + l। अब लास्ट पॉइंट आता है छठवां या सातवां, कौन सा है, छठवां पॉइंट क्या आता है। अब अगर यदि मतलब प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होता है, यह प्रथम, अब आता है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होता है, धन पूर्णांकों का योग क्या होता है, सूत्र इसके लिए धन पूर्णांकों का योग होता है एस एन इक्वल टू एन एन प्लस 1/2, ये होता है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। अगर क्वेश्चन दिया हो प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन एन प्लस 1/2। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, ये क्वेश्चन है n धन पूर्णांकों का योग, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। तो अब सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं s, मान लीजिए n धन पूर्णांकों, तो n है तो धन पूर्णांक क्या होते हैं, जीरो को छोड़ दें, क्योंकि जीरो ना तो धन पूर्णांक है, ना तो ऋणात्मक ना धनात्मक है, तो जीरो को छोड़ दें, तो जीरो को छोड़कर और सब क्या होंगे, धन पूर्णांक ही होंगे प्लस वाले। तो मान लीजिए धन पूर्णांक s से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, s इक्वल टू 1 + 2 + 3 प्लस, अब क्या कह रहा है n पूर्णांक होंगे, अब तो n यहाँ पे n आ गया, ठीक है। ये धन पूर्णांक s इक्वल टू इतना मान लिया। अब a क्या है, यहाँ पर a बने, और अंतिम पद n क्या है, n को हम l के बराबर मान लेंगे, क्योंकि n l के बराबर होता है, तब s n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n
n का मान क्या है, l के बराबर, तो n+1 मतलब 1+n लिख सकते हैं इसको। a का तो कोई सेंस ही नहीं यहाँ पर, 1/2, तो ये सूत्र यहाँ से बना है, ठीक है। n+1/2 कहने का मतलब है जब n धन पूर्णांक दिए हो तब ये सूत्र लगता है Sn = n+1/2, ठीक है। तो मेरे भाइयों ये हमारी एक्सरसाइज मतलब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो मेरे भाइयों मैंने अच्छा प्रयास किया आपको समझाने का, और इंट्रोडक्शन चैप्टर 5 का समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।